इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन जो करवा रहा था उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट विज्ञान के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस जो है ये पारे का न्यूनतम हिमांक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है हिमांक की। हिमांक को हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो पारा होता है, पारा को फ्रेंड्स हम मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, मरकरी एक तरह का धातु होता है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया 39 डिग्री सेल्सियस होता है इसका हिमांक। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पानी का हिमांक कितना होता है, तो फ्रेंड्स पानी का जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि -39 डिग्री सेल्सियस होता है पारे का न्यूनतम हिमांक। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए आपसे, तो फ्रेंड्स वो होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस पारे का न्यूनतम हिमांक। ठीक है, वैसे राउंड ऑफ में हम -39 लिखते हैं। ठीक है, बात यहाँ पे पारे की हुई है। पारा फ्रेंड्स जो होता है एक तरह का धातु है, या बोल सकते हो ये एक तरह का तरल धातु है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तरल धातु का नाम बताइए, तो फ्रेंड तरल धातु जो होता है सिर्फ एक ही है, उसका नाम है पारा यानी मरकरी। ठीक है, इसका जो फ्रेंड परमाणु क्रमांक होता है ना, वो होता है इसका 80, और इसका जो फ्रेंड सिंबल होता है वो Hg होता है। ये भी आपने याद रखना है। जितनी भी आपको मेडिसिन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना फ्रेंड्स, सब अपने आप में क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र को हम लेंस फार्मूला भी बोलते हैं, क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f जो होता है फ्रेंड्स, ये लेंस सूत्र होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको लेंस सूत्र के बारे में बता दिया। आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला को हिंदी में हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, मिरर फार्मूला, ये आप हिंदी में बोल सकते हो दर्पण सूत्र। तो फ्रेंड आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये भी आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो f है ना, ये जो f है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स v है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा इमेज है उसकी दूरी कितनी है, यानी जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी दूरी कितनी है, उसको हम लिखते हैं v से। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेंड्स u है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, उसको हम लिखते हैं u से। ये भी आपने याद रखना है। दोनों फार्मूले एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु विखंडन में यूरेनियम को कौन तोड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है फ्रेंड्स, ये परमाणु विखंडन में यूरेनियम को तोड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है परमाणु विखंडन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो परमाणु विखंडन होता है इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, और फ्रेंड्स ये रिएक्शन ऐसा होता है कि जो एटम बम होता है, यानी जो परमाणु बम होता है ना फ्रेंड्स, वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु विखंडन सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, परमाणु बम। ठीक है, ये भी आपने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये जो परमाणु विखंडन होता है फ्रेंड्स, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। ठीक है, चेन रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे यूरेनियम की हुई है। ठीक है, यूरेनियम जो है ये एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या बोल सकते हो रेडियो धर्मी तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है ना, वो U होता है। ये भी आपने याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें परमाणु क्रमांक की, फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर को ना हम परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता है इसका यूरेनियम का 92। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि यूरेनियम का जो मास नंबर को हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, वो कितना होता है फ्रेंड्स? वो होता है 238। ये भी आपने याद रखना है, जितनी आपको मेडिसिनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि परमाणु विखंडन में यूरेनियम को कौन तोड़ता है, तो वो न्यूट्रॉन तोड़ता है। ठीक है, अभी रिएक्शन मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि रिएक्शन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि जब यूरेनियम के साथ हम न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो क्या आता है, तो वो मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में ये आंसर देने में ईजी रहे। मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूँ, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम यूरेनियम लेंगे। ठीक है, यूरेनियम जो लेंगे फ्रेंड्स, इसका परमाणु क्रमांक मैंने आपको बताया 92 होता है। लेकिन इसमें जो हम
यूरेनियम का जो आइसोटोप यानी समस्थानिक यूज़ करेंगे वो 235 वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, 235 वाला यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट जो न्यूट्रॉन होता है वो इसमें हिट करवाते हैं ताकि यूरेनियम को हम तोड़ें और रिएक्शन स्टार्ट हो सके, ठीक है। हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन लेते हैं। न्यूट्रॉन का फ्रेंड्स जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, और इसका जो फ्रेंड्स मास नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। जैसे ही हमने हिट करवाया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस बनेगा, वो बनेगा हमारे पास यूरेनियम 92, ठीक है, और ये एक इसमें जुड़ जाएगा, ये 236 बनेगा। फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ना ये अनस्टेबल है। अब जो फ्रेंड्स ये टूटेगा ना, ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है, इसी को फ्रेंड्स हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये टूटेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ये टूटेगा आपका क्रिप्टॉन में, ठीक है। क्रिप्टॉन का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो होता है 36, और इसका जो फ्रेंड्स मास नंबर होता है यानी द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 92। और फ्रेंड्स ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा बेरियम में, ठीक है। अभी फ्रेंड्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। बेरियम का जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 56 होता है और 141 होता है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक, ये जो मैंने आपको करवाया ना फ्रेंड्स, ये खुद में एक टॉपिक है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब न्यूट्रॉन को हम हीट करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, क्रिप्टॉन आता है, बेरियम आता है। क्रिप्टॉन का जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक होता है वो 36 होता है, और बेरियम का कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। ये सब आप याद कर लेना। अब फ्रेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें प्रोडक्ट में निकल रही है ना, वो बहुत सारी इसमें एनर्जी निकलेगी, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, और साथ में 3 न्यूट्रॉन आ रहा है, ठीक है। कितना न्यूट्रॉन आ रहा है, 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, 3 एनर्जी निकली और साथ में 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, N01। मतलब आपने एक न्यूट्रॉन को हिट किया था, 1 से 3 पैदा हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसे फ्रेंड्स ये रिएक्शन बनता जाएगा, 3 से फिर 9 पैदा होंगे, और फ्रेंड्स फिर 9 से फिर 27 पैदा होंगे। मतलब फ्रेंड्स ये रिएक्शन ख़त्म नहीं होता, इसलिए फ्रेंड्स इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन का मैंने एग्जाम्पल दे के समझा दिया आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट आवर। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान m और 9m के 2 निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं तो उनके रैखिक संवेग का अनुपात डैश होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए 1:3 होगा। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या बोला गया है कि जो द्रव्यमान है हमारे पास m और 9m, ठीक है, इनकी जो गतिशील ऊर्जा है वो बराबर है। गतिशील ऊर्जा को फ्रेंड्स हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं और ke से लिखते हैं, यानी हमें इनका पता लग गया कि इनका जो गतिशील ऊर्जा है वो बराबर है, या बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर है। पहली लाइन से तो फ्रेंड्स हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर हमसे पूछा गया कि उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा, ठीक है। हमसे ये पूछा गया कि रैखिक संवेग यानी कि मोमेंटम, हमसे मोमेंटम पूछा गया है, ठीक है। अब मोमेंटम को फ्रेंड्स हम P से लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहिए फ्रेंड, जो संवेग होता है यानी मोमेंटम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, ठीक है। ये आपको पता है। P क्या है, इसमें मोमेंटम है या बोल सकते हो संवेग है। m क्या है यहाँ पे, मास, जिसे कि हम द्रव्यमान भी बोलते हैं। v है यहाँ पे वेलोसिटी, जिसे कि हम वेग भी बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो गतिशील ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी है, इसका भी एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स। ये फार्मूला होता है ½ mv² यानी 1/2 mv², ठीक है। ये दोनों फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो देखो फ्रेंड्स एक चीज़ आप समझना कि मैं क्या करूँगा, ये जो फ्रेंड्स P है ना मेरे पास, ठीक है, ये जो P है यानी संवेग है, इसको मैं इसमें फिट करूँगा, ठीक है। तो इसमें फिट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो mv² है ना, mv², कुछ मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे m² हो जाए, यानी m के ऊपर 2 आ जाए, ठीक है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये P जो है इसमें फिट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे mv² भी है। मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, को यहाँ पे मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा और m से ही डिवाइड करूँगा। तो देखो फ्रेंड्स अब क्या होता है, k काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके आ गया, 1/2 m² v² अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो m² है और v² है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 m, ठीक है, mv² लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया मेरे पास 1/2, ठीक है, नीचे m, और mv किसके बराबर है, ये mv बराबर है p के, या ना p के बराबर है ना ये, तो यहाँ पे आ गया p²। मतलब फ्रेंड्स मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर किसके आ गया, p² अपॉन 2m के। इनका जो गतिशील ऊर्जा है वो बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ke1 जो है ये बराबर किसके है, k2 के, कि दोनों आपस में बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, p1² अपॉन 2m बराबर किसके आ जाएगा, ये
2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9m, ठीक है, क्योंकि एक का जो मास था वो m था, दूसरे का 9m था। अब यहाँ से फ्रेंड्स मैं काटता हूँ, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास 1/9, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे फ्रेंड्स ये 1/3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1/3 अनुपात, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्क्वायर जो है फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 मेरा आंसर आ गया, मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका फॉर्मूला होता है AgNO3, ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3 होता है, और दर्पण बनाने में हम सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा जो होता है संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है और ना ही इसका विनाश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखो फ्रेंड्स, सृजन को हम बोलते हैं क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉय, विनाश को। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो फ्रेंड्स ऊर्जा होता है, ये जो एनर्जी होता है ना फ्रेंड्स, इसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। बस हम उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। यही होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का मतलब, यानी ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देखिए आज पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 46 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन एक बार फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। लास्ट में मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, ठीक है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। जिस बल के कारण गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति रहती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल कहते हैं। जिस कारण से गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रहती है उसे हम कम अपकेंद्री बल कहते हैं, या बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल को फ्रेंड्स हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी आपने याद रखना है। अभिकेंद्री बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। ये बल ऐसा होता है फ्रेंड्स, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दृश्यमान स्पेक्ट्रम, दृश्यमान स्पेक्ट्रम को हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, यानी वेवलेंथ कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित किस तापमान पर उबलने लगता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। पहाड़ों पर जो फ्रेंड्स पानी होता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लग जाता है। अब तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता था, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता था कि पहाड़ों पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट को हम हिंदी में कवंथनाक भी बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बोल लो या आप बोलो कवंथनाक, कवंथनाक, ठीक है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? आप बोलते थे कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है यानी कवंथनाक है, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 100 डिग्री से कम हो रहा है। आप सभी को पता है कि जो पानी फ्रेंड जब उबलता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाओगे वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब ऊंचाइयों पे आप जाते हो ना तो प्रेशर कम हो जाता है, या बोल सकते हो दाब जो है वो कम हो जाता है। दाब कम होने की वजह से फ्रेंड्स जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कवंथनाक है वो कम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसके पीछे रीज़न था। जितनी मैं आपको फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। हम कोहरे के दौरान देख नहीं सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जिसे कि हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं, इस कारण से हम कोहरे के टाइम पे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए m1l-2 t-2। यहाँ पे लिख देता हूँ ml-1 t-2 जो है ये दाब का विमीय सूत्र होता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विमीय सूत्र को हम डायमेंशन फार्मूला भी बोलते हैं, डायमेंशन फार्मूला भी बोलते हैं विमीय सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, धूमकेतु जिसे कि हम कॉमेट्स भी बोलते हैं किसके चारों ओर घूमते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। धूमकेतु जिसे कि हम कॉमेट्स भी बोलते हैं किसके चारों ओर घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है फ्रेंड्स एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या आप बोल सकते हो रेडियो धर्मी तत्व है। ये एक ऐसा तत्व है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्लूटोनियम की, प्लूटोनियम जो होता है फ्रेंड्स इसका सिंबल Pu होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 94 होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जब तापमान धीरे धीरे में कमी आती है तो विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। जब तापमान में धीरे धीरे कमी आती है तो जो विशिष्ट ऊष्मा होता है उसमें कमी आ जाती है। अगर आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये उल्टा करके पूछ ले कि जब तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो विशिष्ट ऊष्मा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा जो विशिष्ट ऊष्मा है यानी कि स्पेसिफिक हीट है फ्रेंड्स वो बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है फ्रेंड्स ये मानव गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक होता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया कैल्शियम ऑक्सलेट होता है मानव गुर्दे की पथरी में। आपसे एग्जाम में ना कैल्शियम ऑक्सलेट का जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है वो पूछा जा सकता है, तो फ्रेंड्स वो होता है CaC2O4। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ना ये लिख के नहीं देंगे, आपको डायरेक्टली फार्मूले पे बात करेंगे, ठीक है। तो कोई फार्मूला भी याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु का भार किस बल पर निर्भर करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल पर। जो वस्तु का भार होता है ना फ्रेंड्स वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, यह आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारीनता वह स्थिति है जब किसी वस्तु का भार डैश प्रतीत होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, नगण्य। नगण्य को फ्रेंड्स हम शून्य भी बोलते हैं और भारीनता को हम बोलते हैं जीरो ग्रेविटी, ठीक है। भारीनता वह स्थिति है जब किसी वस्तु का भार जो होता है ना फ्रेंड्स वो नगण्य प्रतीत होता है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ यंत्र होता है फ्रेंड्स जिससे कि हम सूर्य की फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव केश नली में अपने सतह से ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है, इसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स आपके लिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, केशिक तव। केशिक तव जो होता है फ्रेंड्स जिसे कि हम कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं, जिसे कि हम केशिक तव क्रिया भी बोलते हैं। जब द्रव्य होता है ना फ्रेंड्स वो द्रव अपनी सतह से ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है उसे हम केशिक तव कहते हैं। एग्जाम्पल के फ्रेंड्स जो पेड़ पौधे जितने भी होते हैं ना जो पानी अपने ऊपर चढ़ाते हैं उसके पीछे फ्रेंड्स यही नियम होता है, केशिक तव का नियम या बोल सकते हो कैपिलरी एक्शन। ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या फर्क पड़ता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, घट जाता है। ताप बढ़ने पर फ्रेंड्स जो द्रव की श्यानता होती है ना वो घट जाती है, ठीक है, घट जाती है। और फ्रेंड्स ये जो श्यानता होता है इसको हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या फ़र्क पड़ता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। ऊपर मैंने आपको फ्रेंड्स ये बताया कि ताप बढ़ने पर जो द्रव होता है ना, द्रव, ठीक है, उसकी जो श्यानता होती है वो क्या होता है, घट जाता है, यानी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें गैसों की जो श्यानता होती है यानी विस्कोसिटी होती है ना फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब कोई पिंड एक निश्चित समय
समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी आवर्त गति, और इसी को हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, आवर्त गति या हार्मोनिक मोशन वह गति होती है फ्रेंड्स जब कोई पिंड जो है एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द्रव्य तापमापी जिसे कि हम लिक्विड थर्मोमीटर भी बोलते हैं वह मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी, अल्कोहल और पारा। अल्कोहल और पारा जो होता है फ्रेंड्स इसका प्रयोग होता है द्रव्य तापमापी पे, या बोल सकते हो लिक्विड थर्मोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सौर सेल। सौर सेल जिसे कि हम सोलर सेल भी बोलते हैं, इसे हम प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो प्रकाश वोल्टीय सेल होता है यानी सौर सेल होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जो प्रकाश वाली जो एनर्जी होती है, मतलब लाइट एनर्जी जो होती है, उसको बदलता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, थोरियम। थोरियम फ्रेंड्स वह रेडियोधर्मी तत्व है, या बोल सकते हो वो रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है थोरियम की। ठीक है, थोरियम जो होता है फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है वो TH होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। परमाणु क्रमांक भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, वो होता है 90, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो होता है फ्रेंड्स इसका प्रयोग हम करते हैं, मतलब ये यूरेनियम का समस्थानिक है और इसका प्रयोग जो हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, शीतकाल में। शीतकाल में फ्रेंड्स जो पेंडुलम घड़ी होती है ना वो तीव्र गति से चलती है। ठीक है, पेंडुलम घड़ी को फ्रेंड्स हम लोलक घड़ियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, जिस घड़ी में फ्रेंड्स जिस घड़ी में ना कुछ इस तरह का लगा होता है, ठीक है, और ये कभी इस तरफ जाता है कभी इस तरफ जाता है। ठीक है, इस तरह की जो घड़ी होती है ना फ्रेंड्स इसी को हम पेंडुलम घड़ी कहते हैं, यानी लोलक घड़ी कहते हैं, और ये शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। तीव्र गति से चलने का मुख्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स? शीतकाल में जो ये पेंडुलम है, पेंडुलम जो है ये इसका जो आकार होता है थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, छोटा होने की वजह से फ्रेंड्स ये तेज़ चलेगा और जो टाइम पीरियड होता है ना फ्रेंड्स वो भी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन ए, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अंतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। फिर जो पैराशूट होता है ना जब भी आप देखते हैं ऊपर से जब वो नीचे आता है बहुत ही धीरे धीरे आता है। वैसे ही फिर अगर हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं वो पत्थर बहुत ही तेज़ी से नीचे आ जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जो पैराशूट होता है फ्रेंड्स इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और वायु के प्रतिरोध अधिक होने के कारण वो धीरे धीरे नीचे आता है। एग्जाम्पल के फ्रेंड्स देखो ये पैराशूट होता है, कुछ इस प्रकार का होता है पैराशूट। ठीक है, आप देख रहे हो उसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। जब ये नीचे आएगा फ्रेंड्स वायु का प्रतिरोध इसके ऊपर लगेगा, इसलिए उसको आने में बहुत टाइम लगता है और धीरे धीरे नीचे आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर, यानी जो पृथ्वी का सेंटर होता है फ्रेंड्स वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, जिसको कि फ्रेंड्स हम जी भी लिखते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोला जाता है इसको, ये शून्य होता है। कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा, आपका आंसर होगा शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, √2 हो जाएगा। इसको भी मुझे फ्रेंड्स आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेंडुलम होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड होता है ना उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। ठीक है, फिर ये कहता है कि फ्रेंड्स जो लंबाई है पेंडुलम की जो लंबाई है उसको दोगुना किया जा रहा है, यानी जो हमारे पास T' हो रहा है फ्रेंड्स वो कितना हो रहा है 2π√2L/g, यही हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। मैं इस 2 को बाहर निकाल दूंगा, तो बाहर जब निकालता हूँ कितना आता है 2π, ठीक है, L/g √2।
ठीक है, √2 आ रहा है। दोनों को जो फ्रेंड्स मैं डिवाइड करूँगा बस कितना आएगा, √2 बचेगा, यानी कि तो उसका आवर्तकाल जो है वो √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा √2 बाहर निकाल दिया, क्योंकि जब 2 रूट से बाहर आएगा तो √2 ही बनता है। ये मेरा आंसर आ गया और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है तो जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स, देखो जो बर्फ़ होता है फ्रेंड्स वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर कहता है कि एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पहले से ही पानी पड़ा हुआ है, और ये जो पानी है ना फ्रेंड्स वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि ये जो बर्फ़ है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बर्फ़ जो है ना फ्रेंड्स वो नहीं पिघलेगा, मतलब फ्रेंड्स ये जो बर्फ़ है वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दो समतलीय दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनंत, या बोल सकते हो इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे एक फार्मूला होता है। कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे तो उसका फार्मूला होता है, फिर देखो एन होता है नंबर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 360/θ-1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना फ्रेंड्स, जो दर्पण है ना वो दोनों रखे गए कैसे हैं, पैरेलली रखे गए हैं, या बोल सकते हो कैसे रखे गए हैं, समानांतर रखे गए हैं। जब समानांतर रखे गए हैं तो फ्रेंड इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना फ्रेंड्स वो बनेगा 0। ठीक है, और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, जब 0 को मतलब 360 ऊपर है 0 नीचे है, 0 को किसी चीज़ से आप डिवाइड करोगे ना तो वो चीज़ इनफाइनाइट हो जाती है। इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया वो अनंत आ गया, या बोल सकते हो इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ लेकर चलती हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऊर्जा, यानी एनर्जी। कभी भी जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लंबाई। एंगस्ट्रॉम जो होता है फ्रेंड्स ये लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, सिंबल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये ए के ऊपर छोटा सा गोला होता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एक एंगस्ट्रॉम है वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी वस्तु का संवेग को हम मोमेंटम भी बोलते हैं, किस पर निर्भर करता है। अगर आपको फ्रेंड्स याद होगा जो मैंने आपको ऊपर न्यूमेरिकल करवाया था, याद करो पी को मैंने आपको बताया था कि पी को हम संवेग से लिखते हैं और ये बराबर किसके होता है, एम वी के। एम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मास है, मास को हम द्रव्यमान भी बोलते हैं। वी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है जिसे कि हम वेग भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, मास यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा है वेलोसिटी जिसे कि हम वेग भी बोलते हैं, मतलब इन दोनों पे निर्भर करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब एक गैस सिलेंडर में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान डैश। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्थिर रहेगा। जब एक गैस सिलेंडर में दबाव को बढ़ाया जाता है तो फ्रेंड्स का जो द्रव्यमान होता है ना वो स्थिर रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। फोटो से समझाता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले फ्रेंड देखो, ये है कोई हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से दाब लगा रहे हैं। जब ऊपर से हम दबाव लगाएंगे तो फिर अंदर का जो प्रेशर है ना वो तो बढ़ेगा, ठीक है, कि दबाव बढ़ेगा अंदर का। लेकिन फिर जो मास है अंदर का, यानी अंदर जो हवा का जो मास है या द्रव्यमान है, ठीक, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो गैस है फ्रेंड्स के अंदर वो बाहर थोड़ी ना निकल रही है, वो तो अंदर ही है, ठीक है। इस कारण से फ्रेंड जो उसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो स्थिर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस जगह पर जी का मान सबसे अधिक होता है। आप अब तक पढ़ते आ रहे थे कि अगर आप पोल्स पे जाते हो, ठीक है, यानी आप ध्रुवों पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जी का मान बहुत अधिक होता है। जी को मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसे हम गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं, ठीक है। पोल्स पे यानी ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। बट हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर आप जाओगे, ठीक है, तो
वहाँ पे जो जी होता है यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में से जब आप गतिज ऊर्जा को माइनस करोगे तो किसके बराबर आएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर आएगा। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा जो होता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ये बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के प्लस काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया कि स्थितिज ऊर्जा को भी बोलते हैं, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हम गतिज ऊर्जा को बोलते हैं। ये दोनों का सम होता है। ठीक है, हमसे पूछा गया था, बताओ कि यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में से जब आप घटाओगे क्या? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आएगा? तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो ही आएगा फ्रेंड्स, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आएगा। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में कौन सा सिद्धांत होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, जिसे कि मैंने आपको बताया कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने का जो सिद्धांत होता है फ्रेंड उसे हम केशिकीय अभिक्रिया परिघटना कहते हैं, यानी कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये क्या होगा यदि एक पेंडुलम घड़ी पृथ्वी से एक घूमती हुई कृत्रिम उपग्रह पर ले जाए तो? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, घड़ी जो है वो काम नहीं करेगी। यदि क्या होगा यदि पेंडुलम घड़ी पृथ्वी से घूमती हुई कृत्रिम उपग्रह पर ले जाएं तो फ्रेंड्स घड़ी जो है काम नहीं करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि कृत्रिम उपग्रह पर जब आप लेकर जाओगे फ्रेंड्स वहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो जीरो हो जाएगी। ग्रेविटी जीरो होने के कारण घड़ी जो है वो काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता डैश। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। शक्कर का घोल जो है फ्रेंड्स अगर तापमान बढ़ाया जाए ना तो शक्कर की जो विलेयता होती है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टील में। स्टील जो कि फ्रेंड्स एक तरह का ठोस है। ठीक है, ठोस है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठोस है जिसे कि हम सॉलिड भी बोलते हैं। इसमें जो फ्रेंड ध्वनि की गति होती है ना वो सबसे अधिक होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। फोटो विद्युत सेल को फ्रेंड्स हम सोलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सोलर सेल भी बोलते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊपरी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स ये। ठीक है, फोटो विद्युत सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसकी वजह फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन का रिवीजन रखा है ना, रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आने वाले हैं और याद भी होने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जो होता है फ्रेंड्स वो होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, और जो डीसी करंट होता है फ्रेंड उसका ग्राफ जो होता है उस प्रकार का होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डीसी करंट होता है ना फ्रेंड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी करंट की। ठीक है, और रेक्टिफायर का प्रयोग हम करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 46 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया फ्रेंड्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते थे सभी मैंने आपको करवाए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मेरा सारा का सारा कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपको पढ़ाई हुआ पसंद आ गया फ्रेंड्स, कंटेंट पसंद आ गया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर। वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं आप फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? सही आंसर है -39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, लेंस सूत्र क्या होता है? सही आंसर है 1/v - 1/u = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, परमाणु विखंडन में यूरेनियम को कौन तोड़ता है? सही आंसर है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? सही आंसर है 1 वाट आवर जो होता है ये 3600 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का, द्रव्यमान m और 9m को दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनके रैखिक संवेग का अनुपात डैश होगा। आंसर है 1:3। ये मैं आपको ऊपर प्रूफ करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है और ना ही विनाश। जिस बल के कारण गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रहती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे हम कहते हैं अपकेंद्री बल। और फ्रेंड्स अपकेंद्री बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सही आंसर है अभिकेंद्री बल कहते हैं। और अभिकेंद्री बल जो होता है इसको फ्रेंड्स हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिविजन का। दृश्यमान स्पेक्ट्रम, जिसे कि हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? सही आंसर है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। क्वेश्चन करते हैं, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित किस तापमान पर उबलने लगता है? सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कोहरे के दौरान देख नहीं सकते, इसका मुख्य कारण क्या होता है? आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन, या बोल सकते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो सही आंसर है इसका ML-1 T-2। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, धूमकेतु, जिसे कि हम कॉमेट्स भी बोलते हैं, किसके चारों ओर घूमते हैं? आंसर है सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है? आंसर है प्लूटोनियम, जो कि फ्रेंड्स एक रेडियोधर्मी तत्व है। जब तापमान में धीरे धीरे कमी आती है तो विशिष्ट ऊष्मा, जिसे कि हम स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। वस्तु का भार किस बल पर निर्भर करता है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, भारहीनता वह स्थिति है जब किसी वस्तु का भार डैश प्रतीत होता है? आंसर है नगण्य, या बोल सकते हो शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? आंसर है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव केशनली में अपनी सतह से ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है, इसे क्या कहते हैं? आंसर है इसे हम कहते हैं केशिकत्व, या बोल सकते हो आप कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता को हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं, पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है बढ़ जाती है। क्वेश्चन है हमारा, जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उस गति को डैश कहते हैं? आंसर है आवर्त गति, या बोल सकते हो हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, द्रव तापमापी में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? आंसर है अल्कोहल का, या बोल सकते हो पारे का प्रयोग होता है। द्रव तापमापी को हम लिक्विड थर्मोमीटर भी बोलते हैं। फ्रेंड, इसके बाद जो मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है ना, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना, टेस्ट ही आपको बेस्ट शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? आंसर है सौर सेल। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? आंसर है थोरियम। निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में किया जाता है? आंसर है यूरेनियम 235। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? आंसर है शीतकाल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पेंडुलम घड़ी जो होती है वो धीरे कब चलती है, तो वो होती है समर में, यानी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि? सही आंसर है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर। एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। फिर इसका आंसर है √2, और मैं आपको ये ऊपर प्रूफ करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो डैश। आंसर है कोई बर्फ नहीं पिघलेगा। आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतलीय दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर है अनंत, यानी इन्फाइनाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ लेकर चलती हैं डैश। आंसर है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है। आंसर है लंबाई को। किसी वस्तु का संवेग, जिसे कि हम मोमेंटम भी बोलते हैं, संवेग को किस पर निर्भर करता है। आंसर है द्रव्यमान और वेग, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है P=mv। P क्या है इसमें, संवेग है, m क्या है इसमें, द्रव्यमान है, v क्या है इसमें, वेग है। जब एक गैस सिलेंडर में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान डैश। आंसर है स्थिर रहेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस जगह पर जी का मान सबसे अधिक होता है। आंसर है अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। और फ्रेंड्स ये जो जी है यहाँ पे, इसको हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी बोलते हैं, इस छोटे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में से जब गतिज ऊर्जा को हम माइनस करते हैं तो क्या आता है। आंसर है स्थितिज ऊर्जा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में कौन सा सिद्धांत होता है। आंसर है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि एक पेंडुलम घड़ी पृथ्वी से एक घूमती हुई कृत्रिम उपग्रह पर ले जाएं। आंसर है घड़ी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या फर्क पड़ेगा। आंसर है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। आंसर है स्टील में। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। आंसर है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, इसके बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 46 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, फिर सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवाया। अब लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट देने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, लेंस सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, परमाणु विखंडन में यूरेनियम को कौन तोड़ता है। आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, 1 वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, फ्रेंड्स कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। द्रव्यमान m और 9m के 2 निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनके रैखिक संवेग का अनुपात डैश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस बल के कारण गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रहती है उसे क्या कहते हैं। आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यमान स्पेक्ट्रम, जिसे कि हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 46 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, फिर सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवाया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और याद भी आए। ठीक है, लास्ट में मैंने आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया ताकि फ्रेंड्स आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है बिल्कुल बेस्ट लेवल का, तो हमारे करंट अफेयर चैनल पे आइए। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK।